वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अकॉर्डिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज दुनिया भर में डेथ का सबसे बड़ा कारण है। इसमें से काफ़ी केसेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन के होते हैं, जिसे हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायो का मतलब है मसल, कार्डियल का मतलब है हार्ट टिश्यू, और इन्फेक्शन का मतलब है टिश्यू की डेथ हो गई लेक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब हार्ट मसल सेल्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहते हैं। हार्ट का मेन फंक्शन है पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना, लेकिन हार्ट को खुद भी ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हार्ट अपने लिए ब्लड पंप सप्लाई करता है, जिसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन स्मॉल आर्टरी और वेन का सिस्टम है जो हार्ट मसल को ऑक्सीजन रिच ब्लड देता है। हार्ट अटैक तब होता है जब ये कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और हार्ट टिश्यू को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। अगर ब्लॉकेज काफ़ी देर तक रहे तो हार्ट मसल डैमेज होकर मरने लग जाता है। ऑलमोस्ट सभी हार्ट अटैक की शुरुआत होती है एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन से। एंडोथेलियम आर्टरी की इनर लाइनिंग होती है जिसे ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। जब यह लाइनिंग इरिटेट या इन्फ्लेम्ड हो जाती है जैसे टोबैकोटॉक्सिन से, तो यह डैमेज हो जाती है। यह डैमेज वाली जगह एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कैल्शियम और डब्ल्यूबीसी जमा होकर आर्टरी को नैरो करने लगते हैं। जो ये जमा हुआ मटेरियल होता है उसे प्लाक कहते हैं। प्लाक के दो पार्ट होते हैं, अंदर का सॉफ्ट चीजी मटेरियल और बाहर का हार्ड कवरिंग जिसे फाइब्रस कैप कहते हैं। प्लाक धीरे धीरे सालों में बनता है और शुरू में आर्टरी को पार्शियली ब्लॉक करता है, इसलिए कुछ ब्लड फ्लो अभी भी हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट अटैक तब होता है जब किसी कोरोनरी आर्टरी में अचानक कंप्लीट ब्लॉकेज या ओक्लूजन आ जाए। अब समझते हैं ये होता कैसे है। जो प्लाक आर्टरी के ल्यूमेन में बना है उस पर लगातार ब्लड फ्लो का मैकेनिकल स्ट्रेस या फोर्स लगता रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर छोटे प्लाक जिनका फाइब्रस कैप सॉफ्ट होता है वो बड़े और हार्ड कैप वाले प्लाक की तुलना में ज़्यादा जल्दी रप्चर हो जाते हैं। जब प्लाक रप्चर होता है तो उसके अंदर का सॉफ्ट चीज मटेरियल बाहर एक्सपोज हो जाता है। ये मटेरियल जिसमें कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कैल्शियम और डब्ल्यूबीसीज हैं, थ्रोम्बोजेनिक होता है। थ्रोम्बोजेनिक मतलब क्लॉट जल्दी बनेगा। अब क्या होता है, ब्लड में मौजूद प्लेटलेट उस एक्सपोज मटेरियल से चिपक जाते हैं, जिससे प्लेटलेट सिर्फ चिपकते नहीं हैं बल्कि केमिकल भी रिलीज करते हैं जो क्लोटिंग प्रोसेस को और तेज कर देता है। कुछ ही मिनटों में क्लोट बन जाता है। जैसे छोटी सी कट लगने पर ब्लीडिंग जल्दी रुक जाती है, वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे आर्टरी के अंदर हो रही है। फर्क बस इतना है कि यहाँ क्लोट बनकर पूरी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। अब हार्ट का क्रॉस सेक्शन इमेजिन करें। पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर, सामने वाला हिस्सा एंटीरियर, नीचे के दो चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तीन आर्टरी सबसे ज़्यादा ब्लॉक होती है। फर्स्ट, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल और सेप्टम को सप्लाई करती है। ये लगभग 40 से 50% हार्ट अटैक के केसेस में इन्वॉल्व रहती है। सेकंड, राइट कॉर्नरी आर्टरी जो पोस्टीरियर वॉल, सेप्टम और पेपिलरी मसल को सप्लाई करती है। यह लगभग 30 से 40% केसेस में अफेक्ट होती है। थर्ड, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की लेटरल वॉल को सप्लाई करती है। यह लगभग 15 से 20% केसेस में इन्वॉल्व होती है। नोटिस कीजिए कि ज़्यादातर ब्लड सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल को जा रही है, इसलिए मोस्टली हार्ट अटैक में लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्ट होता है। राइट वेंट्रिकल और एट्रिया कंपैरेटिवली कम अफेक्ट होते हैं। हर आर्टरी जिस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है उसे उसका जोन ऑफ परफ्यूजन कहते हैं। अगर हम उस जोन को क्लोज से देखें तो हार्ट वॉल की तीन लेयर दिखती है। एंडोकार्डियम, हार्ट की इनर स्मूथ लाइनिंग, मायोकार्डियम, मेन हार्ट मसल लेयर, एपिकार्डियम, आउटर सरफेस जहाँ कोरोनरी आर्टरीज होती है। अब मान लीजिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो उसका जोन ऑफ परफ्यूजन सीवियर रिस्क में आ जाएगा। फर्स्ट 1 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, मसल सेल इस्केमिक हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। अब यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डैमेज अभी रिवर्सिबल है। 20 से 40 मिनट के बाद डैमेज इरिवर्सिबल होने लगता है और सेल की डेथ होने लग जाती है और ये एरिया कन्वर्ट हो जाता है जोन ऑफ नेक्रोसिस में। और इस बार सेल की डेथ हो गई, दे कैन नेवर रिग्रो, इसलिए एमआई को जल्दी डायग्नोस
और ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले कौन सा हिस्सा डैमेज होगा? सबसे पहले मायोकार्डियम का इनर वन थर्ड यानी सब एंडोकार्डियल रीजन डैमेज होता है, क्योंकि यह कोरोनरी आर्टरी से सबसे दूर होता है। ब्लड सप्लाई सबसे आखिर में यही पहुंचती है। हार्ट के अंदर के हाई प्रेशर का इफेक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर ब्लॉकेज जल्दी खुल जाता है तो डैमेज सिर्फ हार्ट के इनर थर्ड तक लिमिटेड रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट। ईसीजी देखेंगे अगर अपन तो ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको एंस्टेमी या फिर नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। अदर कोज क्या रहेंगे सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन के? जैसे सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपोटेंशन या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हाइपो परफ्यूजन हो जाए या फिर पुअर परफ्यूजन हो। 3 से 6 घंटे के अंदर अगर ब्लड फ्लो रिस्टोर नहीं होता है तो इन्फाक्शन तीनों लेयर तक एक्सटेंड कर सकता है, तो इसको बोल देंगे अपन फिर ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन, जिसमें इन्फाक्शन जो है वो एंडोकार्डियम से लेकर एपिकार्डियम तक एक्सटेंड कर रहा है। ईसीजी के अंदर अपने को एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिलेगा, तो अपन इसको बोल देंगे स्टेमी, मतलब एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एन स्टेमी और स्टेमी के अंदर फर्क क्या है कि एन स्टेमी के अंदर सिर्फ पार्शियल वॉल का इन्फाक्शन देता है, जबकि स्टेमी के अंदर होल वॉल का इन्फाक्शन देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की अगर बात करें अपन तो सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन या फिर प्रेशर देखने को मिलेगा, पेन जो लेफ्ट आर्म या जो तक रेडिएट कर सकता है, डायफोरेसिस या एक्सेस स्वेटिंग, नोजिया, फटीग, डिस्निया। ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? दो मेन मैकेनिज्म है इसके, या तो पुअर परफ्यूजन हो रहा है ऑर्गन्स का, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो चेस्ट पेन, ब्रेन को परफ्यूजन कम होगा तो डिजीनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो बॉडी की हेल्प करने के लिए हो रहा है एक्टिवेट, जो क्या करेगा बीपी को मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से स्वेटिंग या फिर डायफोरेसिस देखने को मिलेगा, और कोल्ड क्लेमी स्किन, टेकिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। रेफर्ड पेन, हार्ट के नर्व इरिटेट हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है पेन, जो महसूस हो सकता है जो में, शोल्डर में, लेफ्ट आर्म, बैक, इसको अपन रेफर्ड पेन बोल देंगे। ईसीजी के अलावा कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन भी एमआई के डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्ट सेल के अंदर जब इरिवर्सिबल डैमेज होता है तो कुछ एंजाइम और प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम के अंदर लीक करते हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और CKMB, जो कि क्रेटिनिन काइनेज M और B एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी MI होने के 2 से 4 घंटे के अंदर ब्लड स्ट्रीम में अपेयर हो जाएंगे और 48 घंटे पर पीक पे रहेंगे और 7 से 10 दिन तक ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे और उसके बाद डिसअपेयर हो जाते हैं। CKMB की बात करें तो CKMB भी 2 से 4 घंटे के अंदर अपेयर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, 24 घंटे के अंदर पीक पे चला जाएगा और 48 घंटे के बाद डिसअपेयर हो जाता है। इसलिए CKMB री इन्फाक्शन के केसेस में इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अपन सेकंड इन्फार्क्ट भी बोलते हैं, जो कि होता है 48 घंटे के बाद, लेकिन ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी के डिसअपेयर होने से पहले। और सेकंड इन्फाक्शन जो होता है वो 10% MI के केसेस में देखने को मिलता है। MI की एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है अरिथमियास, यानी एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। सबसे ज़्यादा रिस्क MI के तुरंत बाद होता है, क्योंकि हार्ट मसल की इंजरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। इसी तरह यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू डैमेज हुआ है। अगर ज़्यादा हिस्सा अफेक्ट हो गया हो तो हार्ट बॉडी को इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। 1 से 3 दिन के अंदर क्या होगा कि जो इन्फाक्टेड एरिया है उसके अराउंड में इन्फ्लामेशन होगा, जिसमें न्यूट्रोफिल इन्वेड करेगी, जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। पेरिकार्डाइटिस मीन्स पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन। 3 से 14 दिन के अंदर क्या होगा कि मैक्रोफेज आएगी, यहाँ पर इन्वेड करेगी मैक्रोफेज और हीलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेंगे जो कि येलो और सॉफ्ट होते हैं,
अब ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है ये वीक होता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल रप्चर होने के चांस है इस जगह से। कुछ 2 वीक के बाद से कुछ महीनों के अंदर ये जो हीलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर स्कार टिश्यू बन जाएंगे। अब ये जो स्कार टिश्यू बने हैं इस जगह से हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बचा हुआ हार्ट मसल है वो सही तरीके से ब्लड को पंप कर पाए बॉडी में। इसलिए क्या होगा कि बचा हुआ मसल जो है हार्ट का वो ग्रो करेगा और उसकी साइज चेंज हो जाएगी, जिसके बाद हार्ट फेलियर में चला जाएगा अगर ये कंप्लीटली काम नहीं कर पाए सही तरीके से। अब एमआई के तुरंत बाद किया जाने वाला एक पोटेंशियली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी। इसमें ऐसी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है जो ब्लड क्लॉट में मौजूद फिब्रिन को तोड़ देती है। एक और प्रोसीजर किया जा सकता है एंजियोप्लास्टी, या एक मिनिमली इन्वेसिव एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर है जिसमें एक डिफ्लेटेड बैलून ब्लॉकेज वाली जगह तक डाला जाता है और फिर उसे इन्फ्लेम किया जाता है ताकि आर्टरी खुल सके। इसके अलावा परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन PCI भी किया जा सकता है। इसमें एक पतली कैथेटर की मदद से कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक स्टेंट लगाया जाता है जिससे ब्लड वेसल्स फिजिकली खुल जाती है। इन सभी ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य है डाइंग सेल तक फिर से ब्लड फ्लो पहुंचाना, क्योंकि टाइम इज इशू। अगर ब्लॉकेज के बाद जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए तो सेल्स अभी इरिवर्सिबल स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। बाकी जो इरिवर्सिबल डैमेज में जा चुके हैं वे नष्ट हो जाते हैं और हट जाते हैं। इससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हार्ट फंक्शन बेहतर हो सकता है, आगे होने वाले डैमेज को रोका जा सकता है और नेक्रोसिस के ओवरऑल जोन को कम किया जा सकता है। अब परफ्यूजन को दोबारा एस्टैब्लिश करने यानी रीपरफ्यूजन थेरेपी की एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है रीपरफ्यूजन इंजरी। इसमें ब्लड फ्लो वापस आने से टिश्यू को डैमेज हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ मैकेनिज्म माने जाते हैं। सबसे पहले जब ब्लड दोबारा सेल तक पहुंचता है तो उसके साथ कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ जाती है, इसलिए जो सेल पहले से इरिवर्सिबल डैमेज है वे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वे पहले से परमानेंटली डैमेज है इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले रिलैक्स नहीं कर पाते। हिस्टोलॉजी में यह एक विशेष पैटर्न के रूप में दिखता है जिसे कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस कहते हैं। दूसरी बात, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी वापस आता है, लेकिन पैराडॉक्सिकली यही ऑक्सीजन आगे और सेलुलर डैमेज कर सकता है। इस्केमिक हार्ट की कंडीशन में ऐसा लगता है कि वापस आने वाला ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आगे और हार्ट सेल को डैमेज कर सकता है। एमआई के मैनेजमेंट में रीपरफ्यूजन थेरेपी के अलावा कुछ मेडिसिन भी इंक्लूड है। एंटीप्लेटलेट हो गई, जैसे एंटीप्लेटलेट में एस्प्रिन हो गई, एंटीकोगुलेंट्स हो गए जैसे हिपेरिन, इसके अलावा नाइट्रेट्स हो गए। ये क्या करेंगे, नाइट्रेट्स कोरोनरी आर्टरी को रिलैक्स करेंगे और प्रीलोड को कम करेंगे। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स हो गए जो हार्ट रेट को स्लो करेंगे, पेन मेडिकेशंस देंगे, स्टेटिन्स हो गए। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मैनेजमेंट में बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में भी कई बातों का ध्यान देना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरलाइंग फैक्टर्स को एड्रेस करना, जिसमें हेल्दी डाइट को अपनाएंगे और स्मोकिंग को क्विट करना है।